Hello, good afternoon. Okay, very good afternoon. Very warm welcome to this session. स्वागत है आप सभी का मेरे इस सेशन में. ओके, क्या बात है. Okay, hello everyone. Hello. Good afternoon. चलिए, सुबह के मुकाबले यहाँ पर आज 1 बजे क्लास हो रही है. सुबह के मुकाबले थोड़ी भीड़ ज्यादा है ना. सुबह सुबह उठते नहीं हो तुम लोग. उठ जाया करो. क्यों नहीं उठते हो? अब जनता जाग गई. नहीं होता. चलो कोई बात नहीं, मैं कभी किसी को प्रेशर नहीं डालता यार, है ना. जब आपकी मर्जी हो क्लास देखो, लेकिन क्लास देखो, दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना. लाइव देखो, रिकॉर्डिंग देखो, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट, बट देखो, है ना, दैट इज इम्पोर्टेंट. राइट. इम्पोर्टेंट ज्यादा हो गया. पटना सब कुछ फाइनल हो गया. हाँ, पटना फाइनल है, 100% फाइनल है. आप जो आपको बैनर्स वैनर सब दे देंगे, मतलब कि अनाउंसमेंट ऑफिशियल वीडियो आ जाएगी. 100%. अभी जस्ट 10 मिनट पहले बात हुई है अकेडमी मेरी. वो फ्लाइट करा के दे रहे हैं. टिकट विकेट बुकिंग हो रही है हमारी. 21 तारीख पटना, 1 बजे से लेकर 5 बजे तक. ठीक है. हाँ जी, 21. मैंने बताया तो था. अच्छा. अच्छा, आप लोग काफी नहीं होंगे ना क्लास में. उस दिन स्पेशल क्लास में बताया था मैंने, है ना. मिस्टर पोल, वो मैं यूट्यूब पे कराऊंगा कुछ सेशन जो पहले. टीचर्स में 2 तो फाइनल है ना, और अभी फाइनल नहीं है. 21 मई को पटना में अन अकेडमी सेंटर पे आपकी एक ऑफलाइन क्लास है, मीटअप है. ठीक है. 21 मई को पटना में, संडे. 21 मई संडे है. टेंशन नहीं, कोई क्लासेस भी नहीं होंगी आपकी, कोई क्लास भी नहीं डिस्टरबेंस होगी. आओ, मजा आएगा. अन अकेडमी का सेंटर है, मुझे एड्रेस नहीं पता. मैं एड्रेस आपको टेलीग्राम वगैरह में दे दूंगा, सब बता दूंगा. एड्रेस वेड्रेस सब बता दूंगा. अन अकेडमी सेंटर शायद पटना में एक ही है ना. ओके, तो मोस्ट वेलकम. बोरिंग रोड है जो भी है यार, मैं कंफर्म नहीं हूँ. बस वहां आएंगे. चलो फिलहाल क्लास स्टार्ट करें. ये सब बातें तो यार चलती रही है ना. संडे को वहां सिर्फ आपकी क्लास होगी. संडे को और कोई क्लास नहीं. संडे को आप लोग आए गए, आपकी क्लास होगी 1 से 5. बढ़िया से बातें बातें करेंगे, लिट्टी चोखा खाएंगे, है ना, मखाने खाएंगे, गमछा वमछा पहन के एंजॉय करेंगे, है ना. ठीक है. सेवन फाइल. अरे धीरे धीरे आएंगे, अभी शुरुआत की है देखो. अभी शुरुआत हुई है देखो. अभी हमने दिल्ली में किया, पटना में किया. धीरे धीरे हर एक महीने एक एक जगह आते रहेंगे, है ना, हर एक. चलो अभी करते हैं हम करंट डिपॉजिट अकाउंट के बारे में बात. ओके. बाकी बातें फिर करते हैं, अभी पढ़ाई पे फोकस करते हैं. आ जाते हैं पढ़ाई की क्लास पे. राइट. हाँ, वो तो लेफ्ट थंब लगा देंगे ना, चलो बिल्कुल लग जाएगा, वो हो जाएगा. शांति शांति शांति.
सर आपकी एज जब कम होगी तो कितना हैंडसम दिख रहे होंगे सर ना। मैं कम एज में हैंडसम था ही नहीं, शादी के बाद हैंडसम हूँ मैं, वैसे तो अभी भी नहीं हूँ लेकिन हाँ पहले से बेटर हो गया शादी के बाद। शादी के बाद चेहरे पे ग्लो ही अलग आ जाता है इंसान के, क्या करें, मजबूरी है, लाना पड़ता है ग्लो। जब घरवाली आपसे कई जना खूबसूरत होती है ना तो फिर आपको चेहरे पे ग्लो लाना पड़ता है, तो कहीं और निकल के पता नहीं लगता। सो करंट अकाउंट की बात करते हैं, है ना। अ, 2 मिनट के लिए ना चैट ऑफ कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे फिर ना क्लास शुरुआत नहीं करने दोगे बड़े यार। अभी तक हमने सेविंग अकाउंट की बात की थी, ठीक है। सेविंग अकाउंट में हमने क्या देखा था कि इंडिविजुअल लेवल पे आपका अकाउंट ओपन होता है, एक इंडिविजुअल पर्सन या फिर 2 इंडिविजुअल लोग या 3 लोग मिलकर यहाँ पर करंट सेविंग अकाउंट की ओपन करते हैं। सेविंग अकाउंट के बारे में यहाँ पर यूज क्या आता है, किस तरह से इस्तेमाल होता है, किस किस तरह के करंट सेविंग अकाउंट ओपन किए जा सकते हैं, क्या बैंकर और उसका अकाउंट होल्डर का रिलेशन होता है, मोड ऑफ ऑपरेशन हमने देखा, सब कुछ हमने देखा, ठीक है। अब हम बात करने वाले एक नेक्स्ट टाइप ऑफ डिपॉजिट अकाउंट की, जो कि है करंट अकाउंट, जिसको हम कहते हैं। करंट अकाउंट को हिंदी में हम यहाँ पर चालू खाता कहते हैं, चालू, जो चलता रहता है, चलती रहती है चीज, उस तरह से आप समझ सकते हो। करंट अकाउंट यानी कि वो चीज चलती रह रही है, चालू है। चालू वो वाला चालू नहीं है कि लड़का चालू निकला, वो वाला चालू नहीं है, कोई ऐसी चीज जो चलती रहती है। अब चलती रहती है, और करंट का मतलब भी एक प्रकार से नदी का करंट, हमें ये कहते हैं नदी का बहाव, नदी का करंट, है ना। तो ये वहां से भी आप ले सकते हैं, नदी का बहाव है, बहाव चलता रहता है, बहता रहता है हमेशा। तो करंट अकाउंट में ऐसा क्या चीज बह रही है, करंट अकाउंट में ऐसी कौन सी चीज चल रही है। तो करंट अकाउंट में क्या होता है, फंड्स का जो फ्लो है, यानी पैसे का जो फ्लो है वो चलता रहता है, वो चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, दैट इज द करंट अकाउंट। अब पैसे का फ्लो इतना ज्यादा चलता क्यों रहता है, सेविंग अकाउंट में भी पैसे का फ्लो चलता रहता है, लेकिन करंट अकाउंट में भी पैसे का फ्लो क्यों चलता रहता है, उसका बेसिक रीजन ये है कि करंट अकाउंट में यहां पर आपका जो बिजनेस है, बिजनेस ट्रांजेक्शन है, वो करंट अकाउंट में कैरी आउट की जाती है। बिजनेस ट्रांजेक्शन मतलब जो लोग बिजनेस यहां पर करते हैं, किसी भी तरह का अगर आप बिजनेस कर रहे हो और बिजनेस का आपने एक अकाउंट ओपन करना है बैंक में, तो वो एक करंट अकाउंट होगा। अगर अभी तक ये बात आपको समझ में नहीं है तो अब एक चीज और बताऊंगा, उससे शायद और क्लियर हो जाएगी। आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में, जब मैंने चैप्टर नंबर 2 इस कोर्स का करवाया था, तब मैंने को एक कंसेप्ट बताया था सेपरेट एंटिटी का, करवाया था आपको कंसेप्ट सेपरेट एंटिटी का, याद है, ठीक है, ओके। सेपरेट एंटिटी का कंसेप्ट क्या कहता है, ये कहता है कि इंडिविजुअल जो पर्सन है या फिर जो मालिक है, प्रमोटर है उसका, जो ओनर है उसका, एक ही बात है, वो एक वो एक सेपरेट एंटिटी है, किससे, बिजनेस से, राइट। यही बताया था मैंने, जो भी इंडिविजुअल है, जो भी मालिक है, ओनर है, कंपनी का प्रोप्राइटर है, डायरेक्टर है, व्हाटसोएवर, दैट इज सेपरेट एंटिटी नॉट इक्वल टू बिजनेस। अभी हमने एक इंडिविजुअल पर्सन का कौन सा खाता खोलते हैं, सेविंग खाता खोलते हैं, ठीक है। ट्रांजेक्शन जो होती है वो क्या होती है, जब यहां पर एक इंडिविजुअल पर्सन मालिक जो है वो बिजनेस में क्या लगाता है, पैसा लगाता है, उस पैसे को हम क्या कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। अब जो पैसा इंडिविजुअल ने यहां पर बिजनेस में लगाया, वो पैसा कैसे गया, इंडिविजुअल ने लाकर क्या किया, इंडिविजुअल लाकर बिजनेस के गल्ले में पैसा रख दिया, दुकान के गल्ले में पैसा रख दिया, एक चीज तो ये हो सकती है, ठीक है। और वहां से गल्ले से निकालकर उसी ने यहां पर आगे आगे उसको बांट दिया कि भाई ये खरीद ले, ये खरीद ले, ये खरीद ले, ये खरीद ले। एक तो ये हो गया, ये तो हुआ अनऑफिशियल तरीका, ये तो हुआ अनऑफिशियल गल्ला मतलब जो ड्रॉर होती है जिसमें पैसा रखता है एक दुकानदार, जो ग्राहक आता है, कस्टमर आता है तो पैसा नहीं रखता, उसको गल्ला कहते हैं, तिजोरी कह लो, ठीक है। तो यहां पर आपका अनऑफिशियली ये हुआ कि अनऑफिशियली कैश रख दिया और कैश उसने दे दिया, लेकिन
इसी ट्रांजैक्शन को ऑफिशियल करने के लिए, ऑफिशियल, क्योंकि जो आपने बैलेंस शीट बनाई थी उसमें यहां पर उस चीज को ऑफिशियल ट्रांजैक्शन घोषित किया जाता है, ऑफिशियल करना होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक इंडिविजुअल अपने सेविंग खाते से पैसा निकालकर ट्रांसफर करता है, बैंक की ट्रांसफर एंट्री होती है, कैश नहीं निकालता, उसमें विड्रॉ नहीं होता, ट्रांसफर होती है अमाउंट, कहां होती है, सेविंग से बिजनेस के बैंक अकाउंट में, बिजनेस का जो बैंक अकाउंट है। और जो बिजनेस का बैंक अकाउंट है वो किसी भी तरह का सेविंग खाता नहीं होता, वो खाता होता है करंट अकाउंट। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट बिहाइंड करंट अकाउंट, कि करंट अकाउंट खोला जाता है और ये करंट अकाउंट में बिजनेस की जितनी भी ट्रांजेक्शन हुई, चाहे उसने कोई सामान बेचा उससे पैसा आया, है ना, वो हुआ, कोई भी आप चीज जब बेचते हो तो उससे जो भी बिजनेस को पैसा आएगा वो उसके करंट अकाउंट में जाएगा, वो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन उसमें रिकॉर्ड होती रहेंगी। उसी ट्रांजैक्शन को आप फर्दर फिर उसके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट जो मैंने बताया था, बैलेंस शीट जो बनाई थी, उसमें वो ट्रांजैक्शन फिर रिकॉर्ड में जाती है। एक बार ट्रांजैक्शन करंट अकाउंट में आई और करंट अकाउंट में ही ट्रांजैक्शन फिर फर्दर यहां पर जाती रहती है, आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो रिकॉर्ड होते हैं। तो शुरुआत उसकी करंट अकाउंट से होती है, उसकी ट्रांजैक्शन की, और उसी बेस पर यहां पर फर्दर यहां पर आगे हमारी एंट्रीज बनती रहती हैं बैलेंस शीट तक की। तो करंट अकाउंट एक प्रकार का, अगर ये सब चीजें आपको समझ में आ गई बहुत बढ़िया बात है। जितनी मैंने चीजें समझाई है थोड़ी अलग लेवल की समझाई है, शायद आपको ये चीज कभी किसी ने बताई नहीं होगी, जो मैंने थोड़ा सा अलग तरीके का कंसेप्ट समझाया है। अगर ये कंसेप्ट अभी तक का समझ में आ गया, थम्स अप, बहुत बढ़िया बात है। अगर इनकेस ये चीज फिर से समझ नहीं आई, सर ये क्या बता दिया, तो एक चीज और बता देता हूं, देसी भाषा में बात करते हैं, देसी भाषा में बात ये करते हैं कि अगर तुमने अपना खाता खुलवाना है तो वो खुलेगा सेविंग खाता। अगर तुमने अपने राम एंड कंपनी, गुरु रामदास एंड कंपनी, या जो भी मतलब नाम दुकानों के नाम आप पढ़ते होगे ना, लाला एंड कंपनी, अगर उन्होंने अपने बिजनेस के नाम से कोई खाता खुलवाना है, बिजनेस के नाम से, तो वो एक करंट अकाउंट खुलेगा। ठीक है, करंट अकाउंट में सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन होती है, करंट अकाउंट में आपकी कोई सेविंग की ट्रांजेक्शन, सेविंग की मतलब कि मैंने पैसा ले लिया, मैंने पैसा दे दिया, मेरी सैलरी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, वो सेविंग खाते में होता है। करंट अकाउंट में सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है। ठीक है, ओके, गॉट इट। किसी भी दुकान का, बिजनेस का कोई भी अकाउंट, चाहे वो कंपनी हो, चाहे वो रिलायंस इंडस्ट्री क्या ना हो, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अगर अपना बैंक में खाता खुलवाया होगा रिलायंस इंडस्ट्री के नाम से, तो वो एक करंट अकाउंट होगा। और अगर मुकेश अंबानी ने अपने नाम से कोई खाता खुलवाया होगा तो वो सेविंग अकाउंट होगा। अब समझ में आ गया, अब क्लियर है, ओके है, डन है, ठीक है, चलो गुड। अब यहां पर थोड़ा सा और इसके फीचर्स पे चलते हैं। करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, ये थोड़ा सा मैंने डिफरेंस बताया। अब यहां पर एक और इसमें चीज होती है, जैसे सेविंग अकाउंट में आपका मिनिमम बैलेंस होता है। कुछ चीजें और पढ़ते हैं इसके बारे में, फिर कोई डाउट और बचेगा तो मैं ले लूंगा, एक साल ले लूंगा, अभी रुक जाओ, डाउट वाउट अभी रुक जाओ, एक साल ले लूंगा। एक और चीज होती है, जैसे सेविंग में आपका मिनिमम बैलेंस होता है, वैसे ही करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस होता है। और करंट अकाउंट में जो मिनिमम बैलेंस होता है इन कंपैरिजन टू सेविंग अकाउंट ज्यादा होता है। इन कंपैरिजन टू दी सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस ज्यादा रखना होता है। अब आप पूछोगे सर क्यों ज्यादा रखना होता है? ज्यादा इसलिए रखना होता है क्योंकि देखो, बिजनेस आप किस लिए करते हो? बिजनेस का करते हो प्रॉफिट कमाने के लिए, ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए बिजनेस करते हो। जब मुझे, मान लीजिए मैं एक बैंकर हूं, बैंक हूं, और मुझे पता है कि ये बंदे ने मेरे यहाँ खाता खुलवाया, और खाते में किस चीज की ट्रांजेक्शन है, बिजनेस की, और बिजनेस की ट्रांजेक्शन क्यों कर रहा है? पैसा कमाने के लिए। तो अगर मैं इस पर्सन से 5,000 की बजाय 10,000 का मिनिमम बैलेंस रख लूंगा, 1,000 की बजाय 10,000 का मिनिमम बैलेंस रख लूंगा, इसकी तो मजबूरी, इसने तो खुलवाना ही, इसको तो काम करना ही है ना, खुलवा लेगा खाता, मेरे पास 10,000 रुपये मिनिमम बैलेंस आ जाएगा। ये सोच है। मतलब अगर वही होता ना कि अगर कोई पर्सन प्रॉफिट कमा रहा है, अगर कोई पर्सन प्रॉफिट कमा रहा है तो फिर मैं क्यों ना प्रॉफिट कमाऊं। मान लीजिए एक ऐसी संस्था है जो कि यहां पर अनाथ बच्चों के लिए काम कर रही है, ठीक है, कर रही है, आपका क्या मन करता है? आपका मन यही करता है ना, चलो मैं भी कुछ चीज वहां पर, कोई एक दिन का खाना दे आऊं, कोई चॉकलेट बांटा, कोई स्कूल की कॉपियां बांटा, फ्री में बांटा, मन करता है ये करने का, है ना, जितनी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आप करने की इच्छा रखते हो।
है ना, जो भी व्हाट्सएवर एक एग्जांपल। लेकिन वहीं पर ही एक संस्था, एक ऐसी संस्था जो स्कूल है, और वो स्कूल में बच्चों से यहां पर फीस चार्ज करती है। तो आपका ऐसी संस्था में जाकर मन करता है कि मैं बच्चों को फ्री में बांटाऊं? नहीं करेगा ना। वहां पर आपका ये होगा ना कि वहां पर आपका, मान लीजिए कोई स्टेशनरी शॉप है, वहां पर आपकी कि एक स्टेशनरी शॉप है जिसने अनाथालय में जाकर बच्चों को फ्री किताबें, फ्री बुक्स बांट दी, फ्री पेंसिल रबड़ दे दिया। वहीं पर ही आपका जो एक स्कूल है जो बच्चों से फीस चार्ज कर रहा है, आप वहां पर जाके अपना बिजनेस देखोगे, वहां पर जाके और उल्टा सेल करोगे बच्चों को, वहां कहोगे लाओ भाई 100 रुपए लाओ, 50 रुपए लाओ, वही चीज के। तो वही बात है, मकसद है कि एज अ बैंकर हमारा काम है बिजनेस करना, हमारा काम है प्रॉफिट कमाना। तो हम, जिस पर्सन ने प्रॉफिट कमाया है, जिस पर्सन ने काम ही वही किया, तो हम मिनिमम बैलेंस भी उसका अच्छा खासा थोड़ा बहुत मांग लेंगे, तो वो देने के लिए भी रेडी हो जाएगा। और अगर वही बात कंसेप्ट सेम कि इसमें भी अगर मिनिमम बैलेंस नहीं मेंटेन किया जाता तो पेनल्टी चार्ज की जाती है, वही सेम चीज एवरेज मंथली बैलेंस का कंसेप्ट इसमें भी लगता है। राइट, ठीक है। जितनी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन है फ्रीक्वेंट होती हैं, डेली बेसिस में ना जाने कितनी ट्रांजेक्शन होती है, इसमें किसी भी तरह की रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। लाइक द बीएसबीडी अकाउंट में रिस्ट्रिक्शन थी, वैसे इसमें किसी भी तरह की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती। कोई भी ऐसा करंट अकाउंट नहीं है जिसमें किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन हो कि आप इतनी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, एक दिन में हजारों ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो, कोई मना नहीं है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। एक बिजनेस, सिंगल एक बिजनेस का यहां पर किसी भी तरह के मल्टीपल करंट अकाउंट नहीं खुल सकते। आपका एक बिजनेस है, आपका एक ही करंट अकाउंट खुलेगा। अभी आज की डेट में आप में से कितने लोग होंगे जिनका सेविंग बैंक खाता 2 या 3 बैंक में होगा? 2 बैंक में तो होगा ही होगा। किसी का स्टूडेंट खाता एक में होगा, किसी ने दूसरा एक बड़ा खाता दूसरे बैंक में खुलवा लिया, एक ने पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लिया, पेटीएम पेमेंट बैंक में खाता खुलवा लिया, एक एसबीआई में खाता है। ऑलमोस्ट यहां पर 50-60% जनता के 2 खाते होंगे ही होंगे, है ना। और क्यों हो गए? क्योंकि जब से पेमेंट बैंक और ये सारे आए हैं ना, तो ये ऑनलाइन ही खाता खोल देते हैं, फिनटेक वाले जो आए है ना। मतलब ना चाहते हुए आपका खाता अपने आप ही खुल जाता है, पता ही नहीं लगता। अब जैसे मुझे वो कार्ड एक चाहिए था, नियो ग्लोबल करके कार्ड है, मैं बाहर जा रहा था तो मुझे वो कार्ड चाहिए था, उसमें क्योंकि फॉरेन ट्रांजेक्शन की चार्जेस नहीं लगते, तो मुझे वो कार्ड चाहिए था। अब वो कार्ड लेने के लिए मुझे एसबीएम बैंक में खाता खुलवाना पड़ा, मुझे नहीं पता, मुझे लगा कार्ड आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जब मैं थोड़ा सा अंदर इन्वॉल्व हुआ तो मुझे पता लगा एसबीएम बैंक मेरा अकाउंट खोल रहा है, और वो अकाउंट जिसका खुलेगा उसी को वो कार्ड दिया जाएगा। तो मेरा ना चाहते हुए मुझे खाता खुलवाना पड़ा वहां पर, है ना। तो ये चीज यहां पर आपकी होती है। राइट। तो इसलिए ना चाहते हुए भी आपके कई खाते खुले हुए हैं। लेकिन करंट अकाउंट में ऐसा नहीं होता। करंट अकाउंट में बिजनेस का एक ही अकाउंट होगा, एक ही अकाउंट होगा बिजनेस का। अब आप कहोगे सर बिजनेस का एक अकाउंट होगा तो क्या पता लगेगा? मैं एक बिजनेस चला रहा हूँ, लाला एंड कंपनी, मैंने एसबीआई में खाता खुलवा लिया, मैंने 5 दिन बाद 10 दिन बाद जाके बैंक ऑफ बड़ौदा में खाता खुलवा लिया, ठीक है। ओके। सो क्या होगा इससे, क्या फर्क पड़ेगा सर? मतलब उसको क्या पता लगेगा किसी को खाता खुलवा लिया? अब आपको जो चीज बताने वाला हूं, बड़े ध्यान से, इत्मीनान से, संयम से सुनना, है ना। संयम से सुनोगे, अपनी बातें नहीं रखोगे तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। एक करंट अकाउंट है किसी का, और वो दूसरे बैंक में करंट अकाउंट अपना खुलवा लेता है, मुझे कैसे पता चलेगा? एज अ बैंक, मैं मान लीजिए एसबीआई में हूं, और उसने मेरे यहाँ पे एबीसी कंपनी में अपना खाता खुलवा रखा है। उसने कुछ दिन बाद पीएनबी में भी जाके एक खाता करंट अकाउंट खुलवा लिया, हो गया। मुझे यहां पर इसके बारे में जानकारी कैसे पता लगेगी कि एसबीआई वालों को पीएनबी में खाता है? ये जानकारी कहां से पता लगेगी? आरबीआई कहता है कि 2 बैंक में आपके खाते करंट अकाउंट नहीं होने चाहिए। इसके 2 तरीके हैं, इसके 2 वे हैं। देयर आर 2 वेज। पहला पहला तरीका ये है कि जब यहां पर 1 साल बाद, ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म तरीका है, शॉर्ट टर्म नहीं है, लॉन्ग टर्म है। हर एक साल के एंड में बैलेंस शीट बनती है, ठीक है। हर एक साल के एंड में बैलेंस शीट बनती है। बैलेंस शीट में क्या होता है कि असेट साइड में यहां पर आपका एक आता है बैंक अकाउंट, आता है बैंक अकाउंट। यहां पर अगर आपको याद होगी मेरे चैप्टर नंबर 2 की क्लास, में मैंने बोला था बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट, है ना, जो भी आपकी असेट है आपके खाते में, आपके पास जो पैसा पड़ा है वो आपका आएगा। मैंने आपको वो एग्जांपल में बताया था, उसमें बैंक अकाउंट था।
बैंक अकाउंट के तहत यहां पर क्या होता है, जब बैलेंस शीट बनाई जाती है तो पूरी बाइफर्केशन बताई जाती है। बैंक अकाउंट तो है, मान लीजिए 1 लाख रुपए है बैंक अकाउंट में, लेकिन 1 लाख रुपए कौन से बैंक में, ये भी लिखा जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर एसबीआई और पीएनबी दोनों लिखा होगा, 50,000 50,000। तो पहला तरीका है मेरा कि मैं बैलेंस शीट से पता लगा सकता हूँ, लेकिन लॉन्ग टर्म तरीका है कि भाई मुझे अगले साल तक पता चलेगा कि उसका दूसरे बैंक में खाता तो नहीं। अगर मैं बैलेंस शीट वो मुझे देता है, उसको मैं देखता हूँ, भाई साहब ऐसे कैसे, मेरे पास खाता भी है, पीएनबी का खाता भी, क्योंकि वहां पर डिटेल देनी पड़ती है। वो उनकी उनकी कैसे तो कंपल्शन है, एज पर कंपनीज एक्ट उनको सारी चीजें डिस्क्लोज करनी ही करनी है, वो वहां पर बैलेंस शीट में नहीं छुपा सकते। पहला वे ये। दूसरा तरीका यहां पर जो है, सेकंड वे जो है, वो है आपका एक रिपोर्ट निकलती है। इस रिपोर्ट के बारे में जिक्र अभी नहीं करना चाहता, इस रिपोर्ट के बारे में जिक्र 4-5 क्लासेस के बाद आएगा खैर, लेकिन मैं अभी एक शॉर्ट एंड स्वीट में बता रहा हूं। एक रिपोर्ट निकलती है, दैट रिपोर्ट इज नोन एज द क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ये क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट उन लोगों की निकलती है जिनको लोन की रीपेमेंट हिस्ट्री हमें चाहिए होती है कि पिछले बंदे ने, इस बंदे ने कहीं से और लोन ले रखा है कि नहीं ले रखा। उसकी क्रेडिट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हम इंडिया में 4 कंपनीज है उससे निकालते हैं। मैं इसको और डिटेल में नहीं बताऊंगा 4 कंपनीज क्या है, क्या होता है, बहुत डिटेल में आगे पूरा पूरा चैप्टर इस पर डिस्कशन करेंगे आराम से, तसल्ली से। ठीक है। ये जो सीआईआर है, ये जो सीआईआर निकाली जाती है, बेसिकली निकाली जाती है कि इस पर्सन ने कितना कितना लोन ले रखा है पहले, उसके रिलेटेड। इनमें से जो 4 कंपनीज हैं, ये चारों कंपनीज यहां पर ये रिपोर्ट तो निकालती निकालती हैं, इसके अलावा ये कंपनीज एक और रिपोर्ट निकालती हैं, ये एक और रिपोर्ट निकालती हैं। और वो रिपोर्ट कौन सी होती है? वो रिपोर्ट होती है आपकी एक करंट अकाउंट से रिलेटेड। वो रिपोर्ट भी करंट अकाउंट से रिलेटेड होती है। वो रिपोर्ट करंट अकाउंट से रिलेटेड क्या निकलते हैं उसमें? उसमें ये रिपोर्ट में निकलता है कि इस पर्टिकुलरली फर्म का, इस पर्टिकुलर बिजनेस का ऑलरेडी किसी बैंक में करंट अकाउंट है या नहीं है। अगर वो रिपोर्ट, जो भी मेरे पास करंट अकाउंट खुलवाने आएगा, मैं उसकी ये रिपोर्ट निकाल लूंगा, मैं उसकी ये रिपोर्ट निकाल लूंगा। और यहां पर जब रिपोर्ट निकाल लूंगा तो उस रिपोर्ट में उस पर्सन के नाम से, उस पर्सन के आईडी प्रूफ के नाम से, बिजनेस के नाम से, अगर कोई ऑलरेडी करंट अकाउंट किसी और बैंक में चल रहा होगा तो मुझे इस रिपोर्ट में दिखाई दे देगा। और मैं उस कस्टमर को मना कर दूंगा कि सर एज पर आरबीआई गाइडलाइंस आपका ऑलरेडी एक करंट अकाउंट चल रहा है, आप दूसरा करंट अकाउंट नहीं ओपन करवा सकते, तो उसको मना कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके, समझ गए मेरी बात। ये भी एक रिपोर्ट यहां पर निकालती हैं, यही कंपनीज निकालती हैं। ये कंपनीज कौन सी हैं, कैसे रिपोर्ट निकलती है, रिपोर्ट कैसे दिखती है, डिटेल में 4-5 क्लासेस बाद बात करेंगे उसकी। ओके, गॉट इट। तो ये सिर्फ सिर्फ हमें करंट अकाउंट में जरूरत होती है, इसके सेविंग खाते में कोई जरूरत नहीं, कि सेविंग खाते में कोई ऐसी लिमिटेशन आरबीआई ने लगा नहीं रखी है। आप जितने मर्जी जाओ तो आप यहां पर कर सकते हो। ठीक है, अब जितने मर्जी अकाउंट खुलवा सकते हो। ठीक है, ये तो हुई ये वाली बात। अब एक और पॉइंट है यहां पर, और वो पॉइंट है यहां पर आपका कि जो करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट होता है, मैक्सिमम बैंक जो है, 90% बैंक जो है, 95% कह लो बैंक जो है, वो यहां पर करंट अकाउंट पे ब्याज नहीं देते। ठीक है, वो करंट अकाउंट में ब्याज नहीं देते हैं किसी भी तरह का। आपको सारे का सारा ब्याज, कुछ ऐसे बैंक्स हैं, यस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, कुछ और भी बैंक्स हैं, 4-5 और 10 बैंक हैं जो कि करंट अकाउंट पे भी आपको ब्याज देते हैं, और वो भी सेविंग से ज्यादा ब्याज होता है, 6-6%। अगर कोटक महिंद्रा बैंक में जाओ भाई साहब, करंट अकाउंट 6% ब्याज दे रहा है, इतना तो सेविंग पे, एफडी में मिलता है ब्याज, अट्रैक्ट करने के लिए कस्टमर को, नथिंग एल्स। ठीक है, क्योंकि आरबीआई ने ब्याज के मामले में सभी बैंक्स को छूट दे रखी है कि अपनी मर्जी पर आप डिसाइड करो ब्याज, हमने आपको छूट दे दी। ये 2011 में हुआ था, 2011 से पहले ये चीज यहाँ पर आरबीआई के हाथ में होती थी, आरबीआई जो कहता था उसी तरह से ब्याज उनको सेविंग में देना पड़ता था। 2011 के बाद आरबीआई ने कह दिया आप अपनी मर्जी से डिसाइड। ठीक है, ये आपका एक बेसिक चीज मैंने आपको बताई करंट अकाउंट के बारे में। ओके, और ये जो चीजें मैंने अभी की बात को बताई हैं वो सारी की सारी यहाँ पर मेंशन कर रखी है। कोई सवाल कुछ है करंट अकाउंट से रिलेटेड तो पूछो, अच्छे से पूछो, आराम से तसल्ली से पूछो, फिर हम आगे बात करते हैं, अगले टॉपिक पे चलेंगे। किसी पर्सन का एक ही करंट अकाउंट रहता है और सेविंग मोर देन वन, पर्सन का नहीं, लाइन गलत है।
किसी भी बिजनेस का एक करंट अकाउंट रहता है और इंडिविजुअल्स के सेविंग अकाउंट जितने भी हो सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मिनिमम बैलेंस कितना भी हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बात अभी नहीं करूंगा लक्ष्मी, अभी तो मैंने डॉक्यूमेंट सेविंग अकाउंट के डॉक्यूमेंट्स ही नहीं बताया, वो केवाईसी में बात करेंगे उसके। कोई इंडिविजुअल का करंट अकाउंट खुल सकता है? नहीं खुल सकता। करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट भी होता है? नहीं होता है। ये एक मिसकंसेप्शन है करंट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट की, उसकी अभी करंट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट की मिसकंसेप्शन अभी दूर करता हूं। कैसे जाएंगे करंट अकाउंट है या सेविंग, आपको क्या जानना है यार। पर्सन ऑन टू बिजनेस तो दो बिजनेस का अलग अलग खाता खुलेगा, इसका अलग अलग करंट, हाँ मल्टीपल बिजनेस का अलग अलग करंट अकाउंट होगा, अलग दो अलग कंपनीज। सर अलग दो अलग अलग कंपनी को एक ही पर्सन की तो भी अलग, हाँ बिजनेस का अलग अलग करंट अकाउंट, दो बिजनेस है दो अलग है, तीन बिजनेस है तीन। मिनिमम बैलेंस कितना भी, मिनिमम बैलेंस अगर सेविंग अकाउंट का मिनिमम बैलेंस का कंसेप्ट पता है तो करंट अकाउंट में मिनिमम बैलेंस कंसेप्ट सेम ही है। मैंने तब बहुत अच्छे से समझाया था सेविंग अकाउंट वाले में, सेम वही कंसेप्ट इसमें है, कुछ अलग तो नहीं। सर करंट की जगह सेविंग खुलवा ले तो वहां इंटरेस्ट भी मिलेगा। अच्छा क्वेश्चन है, इसका रिप्लाई अभी एक साथ देता हूँ, ये तुम्हारा टाइम लगेगा रिप्लाई करना, मैं देता हूँ आराम से। अगर बिजनेस एक ही नाम से अलग अलग नाम से करंट हो तो, अगर बिजनेस एक ही नाम से अलग अलग नाम से करंट अकाउंट नहीं, बिजनेस के नाम से करंट अकाउंट खुलेगा। अब मैं तुम्हें कह दूं कि तुम्हारा नाम अनुजा है, तुम्हारा खाता अनुजा के नाम से खुलेगा ना, तनुजा के नाम से तो खुलेगा नहीं। वही बात है। करंट अकाउंट ट्रांसफर होता है, हो सकता है, क्या दिक्कत है। सर एक बिजनेस का अलग अलग जगह करंट अकाउंट हो सकता है? नहीं, एक ही करंट अकाउंट पूरे इंडिया में एक ही रहेगा सभी बैंक्स में। ओडी का यार, ओडी का अभी कंसेप्ट आया नहीं, मत जाओ उस पर यार। सीए में डेबिट कार्ड इश्यू होता है? बिल्कुल हो सकता है। चलो, लोन देता है करंट अकाउंट, लोन अलग होता है बच्चा, करंट अकाउंट अलग होता है। सीए ज्वाइंटली नहीं खुल खुल सकता है, ज्वाइंटली भी खुल सकता है। सर कई तो दो करंट अकाउंट ओपन कराते हैं, वो कैसे, गलत है, बैंक वाले ने गलत खोल दिया। बैंक वाले ने जो गलती कर दी उसके अब क्या कर सकते हैं, वो ऑडिट में आएगी, ऑडिट में फंसोगा, फिर आरबीआई में फंसोगे तो आरबीआई अभी, आप करंट अफेयर्स में पढ़ते नहीं, आरबीआई ने इतनी पेनल्टी लगाई, ये लगाई वो लगाई, वो किस लिए होती है, यही पेनल्टी होती है, यही गलती करते हो बैंक वाले, और क्या करते हो तुम। अगर मैं तुम्हें ना बताता ये बात, अगर मैं तुम्हें ये बात ना बताता, है ना, तुम्हारी ट्रेनिंग में भी तुम जब बात बता रहे हैं, टीचर तुम्हारे ट्रेनिंग में तुम्हें सिखा रहे तब भी तुम सो रहे होते, और बैंक में कोई कस्टमर आता है ना, और तुम उसका खाता खोल देते तो खोल देते तो खोल देते। कल को फिर जो एक दो महीने बाद बैंक की इंटरनल ऑडिट आती और फिर आरबीआई की ऑडिट आती, फिर पेनल्टी लगा के जाता, फिर क्या फायदा था। तुम्हारा बैंक ही बदनाम होता ना। गलती किसकी, कपिल सर की क्लास नहीं अटेंड करी, है ना। दूसरी गलती किसकी, ट्रेनिंग में सो रहे थे, या ट्रेनिंग में किसी और के साथ बतिया रहे थे कि सर अब तो सर नौकरी लग गई सर, अभी थोड़ी ना पढ़ना है, अब तो कोई और काम है, बतियाने का काम है, अभी तो सर बतिया रहे हैं साथ वाली से। और कहाँ के रहने वाले हो? अच्छा अच्छा, हम भी वहीं के रहते हैं। और बताइए, उधर सर पढ़ा रहे हैं, इधर अपनी राम कहानी अलग चल रही है ना। और पता नहीं 20 दिन बाद ब्रांच में जाके जब काम करोगे ना, तो वो किसी और की, मैं किसी और का, है ना। गाँव कहाँ है, सब मुझे ही निकाल देंगे बैंक से, ये निकाल देंगे बैंक में, बैंक को क्यों पेनल्टी लगाते हैं मेरी। कुछ लोगों मैं जानता हूँ जो मोर देन वन अकाउंट खोल रखे तो गलत है फिर। चलो, आई थिंक ऑलमोस्ट मैंने सारी क्वेरी ले ली, एक क्वेरी आई थी, अच्छी क्वेरी थी, और वो क्वेरी थी यहाँ पर, हाँ जी बच्चा मिलता है, डेबिट कार्ड मिलता है, सिर्फ प्रोपराइटर को मिलता है, सिर्फ एक सिंगल इंडिविजुअल कोर्स होता है, प्रोपराइटर वाला केस होता है उसमें मिलता है, ठीक है, बाकी किसी में नहीं मिलता। अभी एक क्वेरी जो एक बच्चे ने पूछी थी वो थी कि सर करंट अकाउंट मैं क्यों खुलवाऊं। बड़ा अच्छा रिप्लाई करूंगा, सुनना, बड़ा कंसेप्ट इसमें क्लियर होगा, मजा आएगा। एक ने पूछा कि सर मैं करंट अकाउंट क्यों खुलवाऊं बिजनेस का, मैं सेविंग अकाउंट खुलवा देता हूं,
मुझे सेविंग पे ब्याज भी मिलेगा 3%, है ना, और मैं यहां पर आपका मैं करंट अकाउंट में मुझे ब्याज नहीं मिलता। चलो यस बैंक वगैरह में चले तो ब्याज मिल जाता है, लेकिन सेविंग अकाउंट में वही खुलवाऊंगा ना। सही बात है ना? एग्री करते हो इस बात से? एग्री करते हो इस बात से? अरे बस करो लड़की, जो बात कर रहा हूँ वो कर लो, वो आएगा एग्जाम में। लड़की का बायोडाटा नहीं आएगा एग्जाम में, उसकी हाइट नहीं पूछेंगे, रंग हूँ हाँ, है टॉल एंड हैंडसम नहीं पूछेंगे, आ जाओ। सो यहां पर आपका है, मैंने जो पूछा पता है क्या पूछा मैंने? बताओ इसका आंसर बताओ जो मैंने पूछा। हाँ प्राइवेट बैंक दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। आधो को तो पता ही नहीं होगा मैंने पूछा क्या। आधे तो सपने देख रहे थे, अच्छा सर क्या बात कर दी सर, साथ में कोई लड़की बैठी होगी ट्रेनिंग में। अच्छा सर मोटिवेशन तकड़ा ही दिया आपने तो। करंट अकाउंट में लिमिटेड ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल ट्रांजैक्शन पेनल्टी। व्हाई ओपन सी इंस्टेड ऑफ सी एन एस इन बिजनेस सेविंग अकाउंट? यस। चलो ठीक है, शुक्र है। अब सुनो इसके पीछे कहानी। इसके पीछे कहानी है नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन की। लेकिन एक तरफ मैंने कहा था कि सेविंग में भी तो कौन सी नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन पे रिस्ट्रिक्शन है? सेविंग अकाउंट में मुझे बताओ, बीएसबीडीए को छोड़ के किसी भी सेविंग अकाउंट में किसी तरह की रिस्ट्रिक्शन है? नहीं है ना, कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ना। अब इसका उत्तर जो है, दो तरीके के उत्तर है इसमें। पहला उत्तर ये है कि जब तुम अकाउंट खुलवाने जाओगे बैंक में, है ना, जब तुम बैंक में अकाउंट खुलवाने जाओगे तो बैंक वाले क्या मांगे आपसे? आईडी प्रूफ मांगे। लाला एंड कंपनी, क्योंकि अभी मैं आईडी प्रूफ से वैसे आना नहीं चाहता, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग वो केवाईसी का पार्ट है, वो अगला चैप्टर है आपका केवाईसी नॉर्म्स वाला ना, उसके ऊपर हम कल सुबह डिस्कशन डिटेल में करेंगे कि कौन कौन से आईडी प्रूफ चाहिए होता है, बिजनेस के लिए कौन सा आईडी प्रूफ चाहिए होता है, इंडिविजुअल के लिए कौन सा आईडी प्रूफ चाहिए, तो सब बात करेंगे डिटेल में। शॉर्ट एंड स्वीट में बता देता हूँ कि क्या तुम लाला एंड कंपनी, तुम्हारी दुकान है, क्या उसका आधार कार्ड लेकर जाओगे? लाला एंड कंपनी का आधार कार्ड तो नहीं बना ना, आधार कार्ड तो इंडिविजुअल का बनता है ना। और इंडिविजुअल खाता जो सेविंग खाता होता है वो कुछ ऐसे चुनिंदा डॉक्यूमेंट से ही ओपन हो सकता है, जिसमें यहां पर आधार कार्ड इज वन ऑफ द डॉक्यूमेंट, है ना। जबकि जो लाला एंड कंपनी है, वो दुकान का कोई ना कोई रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होगा, कोई जीएसटी सर्टिफिकेट होगा, है ना, होगा ना। तो वो जो जीएसटी सर्टिफिकेट होगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ऑफ लाइसेंस होगा उसका, कोई लाइसेंस ड्राइविंग नहीं, वैसे दुकान चलाने का लाइसेंस, उसके बेस पर यहां पर आपको आपका अकाउंट खुलेगा, करंट अकाउंट। ना कि करंट अकाउंट बिजनेस का यहां पर उसके आधार कार्ड के बेस पर खुलेगा। ठीक है, सबसे पहली चीज तो यही, यहीं पर ही डिफरेंस है। आप तो बहुत कुछ चाहते हो, और आप तो ये भी चाहते हो मेरी शादी, है ना, मेरी शादी उससे हो जाती, क्या नाम उसका, कियारा एडवानी से हो जाती। सोचते तो हो गई ना कभी ना कभी तो, है ना, उससे हो जाती। थिंक, सोचने में क्या दिक्कत है? सोचने में कोई दिक्कत नहीं है ना, सोच तो बढ़िया है। वैसे ही यहां पर तुमने सोचा कि मैं अपना सेविंग खाता क्यों नहीं खुलवा लेता बिजनेस का। भाई तो सामने वाला भी तो खोले, तुम्हारा बैंक वाला खोलेगा ही नहीं तुम्हारा सेविंग खाता। वो क्यों खोलेगा? उसने कोई अपनी नौकरी दाव पे थोड़े लगानी है तुम्हारा सेविंग खाता खोलकर तुम्हारे बिजनेस का। ये चॉइस तुम्हारी नहीं है, चॉइस उसकी है ना। दैट्स हर चॉइस, नॉट योर चॉइस। ठीक है, ओके। सो उसकी चॉइस, बैंक की चॉइस है कि वो खाता, तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी। तुम अपना सेविंग खाता बैंक तुम्हारा खोलेगा, और करंट अकाउंट तुम्हारे बिजनेस का खोलेगा। पहला फर्क तो ये है। दूसरा डिफरेंस ये है कि सेविंग खाते में क्या होता है कि जो बिजनेस की ट्रांजैक्शन होती है ना सेविंग खाते में, वो आप कर तो लोगे। आज की डेट में मैं आपको आपका प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूं, प्रैक्टिकली बताता हूं। प्रैक्टिकल में क्या होता है, आप जब भी कोई शॉप पे या कोई भी छोटी मोटी दुकान पे, किराने की दुकान पर अगर आप जाते हो, आप कोई स्कैन करते हो, कोई भी स्कैन करते हो पेमेंट करने के लिए, चाहे 5 रुपए से 10 रुपए, या कोई आइसक्रीम ही खाई,
तो वहां पर आगे नाम क्या आता है स्कैन पे, रमेश कुमार, मतलब पर्सन का इंडिविजुअल नेम आता है, स्कैन करके आता है। आप भैया से पूछते भैया ये आपका ही है ना, रमेश कुमार आपका ही है ना, यही पूछते हो आप जाकर वहां पर, है ना, ये भैया आपका ही है ना, आप कंफर्म करते हो कि इसी का आप ही का ना। ठीक है। अब आप किसी बड़े शोरूम में, बड़े एक रिलायंस टाइप पे, ट्रेंड्स पे, या कोई ऐसी जगह पे चले जाओ, आप जब कोड स्कैन करोगे, क्यूआर कोड स्कैन करोगे, क्या वहां पर कोई ऐसा लिखा है रमेश कुमार, दिलीप कुमार? नहीं आता ना। वहां पर क्या लिखा है, रिलायंस प्राइवेट लिमिटेड, बिग बाजार, कोई किसी शोरूम में, कोई कपड़ों के शोरूम पे गए, वहां पर उसका नाम आएगा, कंपनी का नाम आएगा, आएगा ना, बिजनेस का। क्यों आता है? क्योंकि वो जो उसने सेविंग खाता खुलवा रखा है, वो जो आइसक्रीम बेचता है या कोई रेडी सब्जी बेच रहा है, कोई भी ऐसा वैसा, वो अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन कर ही नहीं रहा, वो कोई बैलेंस शीट नहीं बना रहा, वो कोई अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बना रहा, वो इनकम टैक्स में नहीं आ रहा है, वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग एग्जम्प्टेड है, वो इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहा है। जहां पर आपकी शुरुआत हो जाती है इनकम टैक्स एक्ट में, यानी कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए, जहां पर आप एक बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, वहां पर आपको एक बिजनेस अकाउंट की और एक रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता जरूर पड़ती है। वहां पर आपको अपने फर्म का, अपने बिजनेस का रजिस्ट्रेशन भी करवाना पड़ेगा, और वहां पर आपको उसके अकॉर्डिंग अपनी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी खुलवाना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ट्रांजेक्शन ही वही पॉसिबल है, उसमें दूसरी नॉर्मल आप पर्सनल ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते? सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट, आप अपने करंट अकाउंट में अपनी पर्सनल ट्रांजेक्शन कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो बिजनेस की अकाउंट है, आप उसमें अपने सेविंग के खाते की ट्रांजेक्शन थोड़ी ना करोगे। दिस इज सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट दोनों का। तो इसलिए करंट अकाउंट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम द इंडिविजुअल अकाउंट, और करंट अकाउंट यूज किया जाता है बिजनेस के लिए एज पर द इनकम टैक्स कह लो, है ना, बैलेंस शीट बनाने के लिए हो सकता है। अब यहाँ पर एक और चीज बताता हूं मैं, जो कि आपके माइंड में हो सकता है कोई एक या दो बच्चों के दिमाग में वो कंफ्यूजन हो सकता है हिचकिचाहट में मेरे से क्वेश्चन ना पूछ रहे हो, लेकिन ये जरूर होगा आपके दिमाग में। और वो क्या होगा? वो ये होगा कि सर मैंने तो करंट अकाउंट देखा था, वो रमेश कुमार के नाम से था, मैंने करंट अकाउंट देखा था वो रमेश कुमार के नाम से था। ठीक है, मैंने मतलब एक अकाउंट देखा था रमेश कुमार के नाम से था, एक करंट अकाउंट था रमेश कुमार के नाम से। यहां पर दैट्स हिज चॉइस, ये भी उसकी चॉइस है। मेरी चॉइस है कि मैं अपना बिजनेस का अकाउंट जो है, या मैं रजिस्ट्रेशन जो है अपने बिजनेस का, मैं किससे कराता हूं? मैंने अपना बिजनेस खोला, मुझे जरूरी है उसका नाम मुझे काटपाल एंड कंपनी रखना है? मैं जरूरी है उसका नाम कोई मैं लाला एंड कंपनी रखूं? मैं उसका नाम जरूरी थोड़े ना मैं उसका नाम रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड रखूं, रिलायंस इंडस्ट्रीज रखूं, मेरा कोई मैं उसका नाम कपिल काटपाल रख दूं? मेरे बिजनेस, मैंने किराने की दुकान खोली, वो तो क्या होता है कि हम ऐसा लिखते हैं लोगों को दिखाने के लिए कि लाला जी किराना भंडार, लोगों को दिखाने के, लोगों को पहचान आ जाए, हाँ किराने की दुकान है। मैं उस बोर्ड पे नाम कपिल काटपाल लिख दूं, और है भी। आप बहुत सारे फैशन ब्रांड देख लो, गर्ल्स इससे वाकिफ करती होंगी, है ना, कितने सारे लेडीज के फैशन ब्रांड हैं वो डिजाइनर के नाम से हैं। अब देख, मनीष मल्होत्रा लिखा होता, उसके शोरूम के बाहर मनीष मल्होत्रा लिखा है, लिखा हुआ कि नहीं लिखा? राइट। अगले ने अपने बिजनेस का नाम मनीष मल्होत्रा रख रखा है, उसकी मर्जी है ना, राइट। बस वही कंसेप्ट है इसमें, और कुछ नहीं। आपको क्या पता कि उसने अपने रजिस्ट्रेशन का नाम मनीष मल्होत्रा रखा है? मनीष मल्होत्रा के नाम से उसका करंट अकाउंट भी है, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन मनीष मल्होत्रा के नाम से करा है, उसी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के बेस पर उसने अपना अकाउंट खुलवा लिया, और उसका खुद का सेविंग खाता भी मनीष मल्होत्रा के नाम से, कोई बना थोड़े ना उसमें करो, खुलवाने में खुलवा सकता है, कोई मना नहीं करेगा। नाम तो सारी दुनिया के सेम होते हैं। आप एक बैंक में जब ब्रांच में जाओगे तब देखना, एक ही ब्रांच में आपको रमेश कुमार के नाम से 100 खाते मिल जाएंगे। वहां ये थोड़े ना कि याहू की जीमेल की ईमेल आईडी थोड़े ना कि कपिल काटपाल ने एक नाम से, कपिल काटपाल के नाम से एक जीमेल आईडी बना दी तो दूसरा कपिल काटपाल यहाँ पर बना सकता है। उसको दूसरे को तो कपिल काटपाल 1, अगले को 2, अगले को 3 लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो सिमिलर हो जाएंगे। वो चीज तो पॉसिबल है, यूनिकनेस तो है ही नहीं ना बैंक में। ठीक है, जैसे मेरे पापा की दुकान अनिल ऑप्टिकल्स, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो आई होप कि आपको अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, कुछ नहीं बचा होगा। एक चीज जो बची है
वो बची है कुछ लोगों के दिमाग में, सर करंट अकाउंट में ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी मिलती है। आई होप कि ये कहीं ना कहीं आपने पहले पढ़ा है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को पूछते, नहीं तो अगर कोई फ्रेशर है उसको नहीं पता होती है चीज। ये वही पर्सन मेरे से पूछता है जिसने पहले कभी करंट अकाउंट के बारे में कहीं से भी पढ़ा है, चाहे बुक में पढ़ा है, चाहे किसी टीचर से पढ़ा है। तो इस कंसेप्ट को मैं अभी मैं बताना उचित नहीं समझूंगा, क्योंकि मैं उस चीज को अभी पूरा तरह से एक्सप्लेन करना नहीं चाहता। सही समय पर आने में एक्सप्लेन करूंगा, और वो समय आएगा जब मैं आपको ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा ना, कल परसों की क्लास में, मतलब हाँ परसों की क्लास में 2 दिन बाद आपकी एक ओवरड्राफ्ट की क्लास होगी। अच्छा कॉमर्स में पढ़ा था, चलो जहां भी पढ़ा था, तब मैं आपको ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी के बारे में बताऊंगा। तब मैं आपको रिलेट करूंगा कि ओवरड्राफ्ट और करंट अकाउंट, इन दोनों में कोई फर्क, इन दोनों में कोई सिमिलरिटी नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं। सिमिलरिटी है लेकिन वो किस तरह से है वो भी बताऊंगा। लेकिन अगर मैं आज की डेट में आपके उत्तर का जवाब दूं, आपके क्वेश्चन का उत्तर दूं, तो करंट अकाउंट और ओवरड्राफ्ट बिल्कुल सेपरेट अकाउंट है। करंट अकाउंट का अकाउंट नंबर अलग आता है, ओवरड्राफ्ट का अकाउंट नंबर अलग आता है। ठीक है, तो दोनों में कोई भी सिमिलरिटी नहीं है। अगर आपको लगता है कि दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, ठीक है, दोनों में कुछ सिमिलरिटी है, तो आपकी वो गलतफहमी दूर हो जाएगी जब मैं क्लास लूंगा। ओके, इसका करंट अकाउंट का अकाउंट नंबर अलग आएगा, इसका अकाउंट अलग आएगा। हम एक लेक्चर है, आपका शेड्यूल है कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट का, शायद पर संडे को होगा या मंडे को होगा, जब भी होगा हम उसमें बात करेंगे। ओके, कोई और समस्या, कोई और डाउट पड़ा है तो पूछो, नहीं तो फिर हम अगला टॉपिक फिक्स डिपॉजिट एंड रेकरिंग डिपॉजिट कंप्लीट करेंगे आज। अभी तो बताया कैश क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की संडे क्लास होगी। संडे क्लास होती नहीं, लेकिन मैंने 2 दिन क्लासेस ली नहीं थी ना, तो इसलिए संडे क्लास रख रखी है मैंने। शायद संडे को है ना क्लास आपकी, रखी हुई है संडे क्लास मैंने ना। ऐसे संडे को होती नहीं है, लेकिन 2 दिन से छुट्टी थी ना आपकी, इसलिए रखी है मैंने। चलो जो 11 साढ़े 11 देख लेना यार, मुझे याद नहीं है। चलो नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक मूव ऑन करने से पहले, ये कासा डिपॉजिट है। कासा डिपॉजिट का मतलब क्या होता है? करंट अकाउंट एंड सेविंग, फुल फॉर्म इतना ही है। ठीक है, करेंगे अभिषेक बात, जब लोन का चैप्टर आएगा ना तब बात करूंगा। वही मैंने बताया था कि अभी मैं इतना ही कह सकता हूं, इन दोनों में कोई चेंजेस नहीं है, कोई सिमिलरिटी नहीं है, लेकिन तब बात करेंगे, सही समय आने पर बात करूंगा। कासा, ये कासा कोई अलग से सेपरेट अकाउंट नहीं है, ये जस्ट एक सिंपल में शॉर्ट में करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। देयर इज नो सच थिंग लाइक द कासा अकाउंट। मतलब कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब अलग से कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ये सिंपल सिंपल आपको शो केस करता है, दिखाता है चीजों को कि करंट अकाउंट कितना है, सेविंग अकाउंट कितना, और उन दोनों को जोड़कर। ठीक है, अब ये कासा शब्द आया कैसे? कासा शब्द आया मतलब वही होता है ना कि बैंक में हम बहुत बार टारगेट हमें मिलते हैं, बहुत सी ये चीज करो ये चीज करो, तो वहां पर शॉर्ट एंड स्वीट में जाने लग गया कासा। ठीक है, बहुत शॉर्ट एंड स्वीट का एक शॉर्ट वर्ड एक्रोनियम बना दिया उन्होंने कासा, कि कोई बोले हाँ भाई करंट अकाउंट इतना करना है, सेविंग अकाउंट इतने खोलने, नहीं, कासा इतना होना चाहिए। अब कासा के ऊपर बैंक यहां पर इतना ज्यादा क्यों स्ट्रेस दे रहा है कि कासा कासा कासा? बैंक बहुत ज्यादा स्ट्रेस देता है, बैंक ये कहता है कासा बहुत ज्यादा होना चाहिए आपके बैंक का, कासा जो है बढ़िया होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि कासा इज दी नो कॉस्ट और लो कॉस्ट डिपॉजिट, चीपेस्ट एंड मेजर, लो कॉस्ट एंड दी
नो कॉस्ट। लो कॉस्ट नो कॉस्ट से मेरा मतलब बता सकते कोई? नेक्स्ट, राफा। राफा नाम की बच्चा कोई नहीं होता, कोई टर्म नहीं होती राफा नाम की। ये सिंपल है, ऐसी टीचर्स ने कासा करके राफा बना दी। कासा बैंकिंग में एग्जिस्ट करता है। इवन आरबीआई ने भी कासा को यहाँ पर बोल रखा है अपने नाम पे। कासा शब्द जो है वो आरबीआई भी अपने लेवल पे यूज करता है। राफा वर्ड कोई यूज नहीं करता बैंकिंग में। हमने अपनी नौकरी में कभी राफा वर्ड यूज नहीं किया, है ना, ना ही हम करते, कोई ऐसा कोई शब्द एग्जिस्ट नहीं करता। ओके, कुछ लोगों ने सही दिया उत्तर, और वो है आपका वही आरडीएफडी। हम, चलो, इसमें क्या होता है, लो कॉस्ट और नो कॉस्ट डिपॉजिट मैंने क्यों कहा? मुझे लगा था कि आप में से काफी लोग इसका उत्तर देंगे, लेकिन कुछ चुनिंदा 2-4 लोगों ने इसका उत्तर दिया, जबकि इसका कंसेप्ट मैं ऑलरेडी आपको यहाँ पर बता चुका हूँ। ठीक है, इसका कंसेप्ट ये है कि आपको यहाँ पर लो कॉस्ट डिपॉजिट, दिस इज अ लो कॉस्ट डिपॉजिट और नो कॉस्ट डिपॉजिट मतलब कॉस्ट। बैंक के लिए कोई भी कस्टमर जब खाते में पैसा जमा कराता है तो बैंक के लिए क्या चीज कॉस्ट आती है? इंटरेस्ट। बैंक को उसको ब्याज देना, बैंक की खर्चा वही है। बैंक का मेजर खर्चा क्या है? बैंक का मेजर खर्चा है जो भी कस्टमर आपके पास पैसा जमा कराएगा उसमें बैंक को ब्याज देना। ठीक है, बैंक का ये मेन खर्चा है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ द बैंक। सेविंग अकाउंट में यहां पर आपको ब्याज कितना, 2.5%, 3% ब्याज देना। बहुत कम ब्याज है, बहुत कम ब्याज है इन कंपैरिजन टू दी अदर। दैट इज व्हाई इट इज नोन एज लो कॉस्ट। और नो कॉस्ट क्यों? करंट अकाउंट पे आपने यहां पर पैसा जमा कराया है तो करंट अकाउंट में आपको कोई ब्याज नहीं मिलता, दैट इज व्हाई इट इज नो कॉस्ट, कुछ बैंक्स को छोड़। तो कासा इज वन ऑफ द चीपेस्ट एंड मेजर सोर्स ऑफ द फंड, क्योंकि कासा में क्या होता है कि पहली चीज तो कॉस्टिंग यहां पर कम आती है, तो आप यहां पर उसका पैसा लोन के फॉर्म में दोगे तो आपको मार्जिन जो है, प्रॉफिट परसेंटेज है आपकी बढ़ जाएगी। इसलिए बैंक वाले कहते हैं कि जितना ज्यादा कासा लाओगे उतना ज्यादा बढ़िया है, जितना ज्यादा कासा लाओगे उतना ज्यादा बढ़िया है। तो इसलिए लो कॉस्ट नो कॉस्ट फंड का इस्तेमाल करके हम अपने प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं। कासा फंड ज्यादा आएगा, हम ज्यादा लोन दे देंगे, लोन ज्यादा अमाउंट पे देंगे, मार्जिन हमारा ज्यादा होगा। कहा मैं 3% पे पैसा लेकर और 7-8%, 9% पे ब्याज पे दे रहा हूँ, 5% में प्रॉफिट कमा रहा हूँ। और वहीं अगला जो मैं बताने वाला हूँ अभी, अगला टॉपिक जो हम फिक्स डिपॉजिट का करेंगे, इन कंपैरिजन टू द सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, उनमें ब्याज जो है काफी ज्यादा होता है। तो वो अगर मैं एक्सेप्ट ज्यादा फिक्स डिपॉजिट करूंगा तो फिर मुझे वहां पर हाई कॉस्ट देना पड़ता है इन कंपैरिजन टू कासा। तो इसलिए मैं कासा पे बहुत ज्यादा फोकस करता हूं, और कासा को मैं यहाँ पर कहता हूं एज अ बैंकर, एज अ हमारे हेड ऑफिस कॉर्पोरेट लेवल पर, कासा जितना बढ़ाया जा सकता है बढ़ाइए, कस्टमर को अट्रैक्ट कीजिए, नए करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट खोलिए और कस्टमर को कहिए बैलेंस उसमें लेकर आए, हमारा बैलेंस जो है बढ़े और आप यहाँ पर आगे फर्दर और लोन दे सको। बस इसमें इतना ही होता है कासा में कि पैसा काफी फ्लक्चुएटिंग रहता है। फ्लक्चुएटिंग इन द सेंस कि पैसा कभी भी कितना भी हो सकता है, कभी कोई आएगा पैसा निकलवा कर चला जाएगा, जमा करा देगा, निकलवाएगा। क्यों? क्योंकि जो कासा अकाउंट होते हैं उनका मेन जो थीम ही ये है, दैट इज रीपेबल ऑन डिमांड। ये डिमांड डिपॉजिट होते हैं, डिमांड डिपॉजिट होते हैं, दैट इज डिमांड। जैसे ही आप डिमांड करोगे वैसे ही आपको पैसा देना पड़ेगा। डिमांड डिपॉजिट का कंसेप्ट ही है रीपेबल ऑन डिमांड। इसलिए कासा में थोड़ा सा आपको यहां पर ये चीज की दिक्कत आती है कि आपको उनको मेंटेन रखना बड़ा थोड़ा सा मुश्किल होता है, पॉसिबल होता है इन कंपैरिजन टू दी जो अगला टॉपिक हम टाइम डिपॉजिट पढ़ने वाले हैं उसके कंपैरिजन में। क्योंकि यहां पर आपका पैसा रीपेबल ऑन डिमांड है, कभी पैसा निकलवाने आ जाओ, कभी भी डिपॉजिट हो जाओ। लेकिन यहां पर ये चीज इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों नहीं देती? क्योंकि हम थोड़ा सा माइक्रो लेवल पे इस चीज को सोच लेते हैं। माइक्रो लेवल पे इतना सोच लेते हैं, अरे यार एक कस्टमर आया उसके खाते में 10 लाख रुपए पड़ा है, अगर वो इमीडिएट मेरे से 9 लाख रुपए ले गया, मेरा तो ब्रांच का 9 लाख का बिजनेस डाउन हो जाएगा, मतलब 9 लाख रुपए मेरा कम हो जाएगा, कासा मेरा 9 लाख रुपए कम हो गया। आप इसको माइक्रो लेवल पे क्या सोचा, मैक्रो लेवल पे सोचो। भाई साहब ब्रांच में कितने करंट अकाउंट हैं, कितने सेविंग खाते हैं, और पूरे पूरा बैंक की जितनी ब्रांचेस है इंडिया में, कितने करंट अकाउंट कासा होगा उनके पास। तो जहां जितना आएगा उतना जाएगा, जितना आएगा उतना जाएगा, ये प्लस माइनस चलता रहेगा। और धीरे धीरे प्लस माइनस ऐसे चलेगा, कासा आपका बढ़ता हुआ नजर ही आएगा, ग्राफ उसका डाउन की तरफ नहीं आएगा नजर।
ये तो मुझे पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हाँ बढ़ेगा ही वो ग्राफ, कितनी स्पीड से बढ़ता है वो थोड़ा सा इश्यू हो सकता है, लेकिन हाँ वो कासा का जो लेवल है वो बढ़ता ही रहेगा, क्योंकि धीरे 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 हम बिजनेसेस बहुत सारे बढ़ रहे हैं, है ना, जितने ज्यादा बिजनेसेस हैं उतने ज्यादा अकाउंट खुलेंगे तो ऑब्वियस है कासा यहाँ पर आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपकी, ये एक जो लिमिटेशन है इसकी कासा की, वो हम माइक्रो लेवल पे सोचेंगे तो लिमिटेशन है, और मैक्रो लेवल पे सोचेंगे तो कोई लिमिटेशन नहीं। मैक्रो मतलब कि बड़े लेवल पे, बैंक के लेवल पे अगर सोचेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, वो सब चीजें इजिली मेंटेनेबल हो जाती। ओके, दैट इज द कासा डिपॉजिट अकाउंट। ओके ठीक है, डन, समझ में आ गया, आई होप कि इजी था। चलो अगले टॉपिक पे चले। सर सीए को एक हाँ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं 2 मिनट का ब्रेक ले रहा हूँ, उतनी देर आप ये पढ़ो, ठीक है। क्लास आधा घंटा और चलेगी, 2:30 बजे तक।
हाँ जी, इसमें क्या समस्या आई इस चार्ट को पढ़ने के बाद? ये थोड़ा पुराना चार्ट है, वैसे एक्सपायर नहीं, दोबारा आ गई। वैसे अमृत कलश वाली स्कीम के बारे में जिसने भी पूछा ना, यानी कि आप मेरी करंट अफेयर्स की क्लास नहीं देखते, और देखते तो ये क्वेश्चन आप पूछते क्योंकि ऑलरेडी कुछ किया मैंने। अभी पिछले दिन मैंने करंट अफेयर्स में बताया था। ओके, आगे बढ़ने से पहले एक शाम को आपका 9 बजे सेशन है, ठीक है? आ जाना रात को 9 बजे। आरबी ग्रेड बी से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, कुछ आपकी बातें जो 1-to-1 डिस्कशन है वो करेंगे, और एक आपके लिए सरप्राइज भी इस सेशन के दौरान, ठीक है? तो केवल और केवल उन्हीं को मिलेगा जो लाइव क्लास आएंगे, उसी को। सर रेट 102, 2 से 3 ज्यादा है, उसके आगे कम क्यों है, ऐसा क्यों? गुड क्वेश्चन। 2 एंड 3 ईयर में इंटरेस्ट ज्यादा क्यों? गुड क्वेश्चन, बढ़िया क्वेश्चन। अच्छी बात है। चलो चलो, इस पे आएंगे थोड़ी देर बाद। मैं तो वैसे टाइम पास के लिए दे गया, तुम लोग पढ़ते रहोगे नंबर्स में, है ना? मुझे पढ़ाना थोड़ी ना था। जैसे बच्चे को खिलौना दे देता ना, मम्मी काम करने लग जाती है। मैंने कहा तुम भी खिलौने से खेलो थोड़ा। मैं इतनी देर बाहर एक चक्कर लगाया। देखो, क्या होता है कि फिक्स डिपॉजिट क्या होता है ना, उसकी बात करते हैं हम। फिक्स डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट एफडी कह लो, है ना? फिक्स डिपॉजिट एफडी क्या होता है? आपके पर्टिकुलरली एक पर्सन को ये इच्छा होती है, तीव्र इच्छा होती है कि भाई साहब, कि मेरे पास पैसा है ना? और उस पैसे को मैं यहाँ पर आपका कहीं लगाना चाहता हूँ, और मुझे बढ़िया अच्छा खासा अर्निंग हो जाए, है ना? किसको इच्छा नहीं है? सभी को, आप में से सारे लोगों को इच्छा ऐसी होगी ना कि यार पैसा कहीं ऐसी जगह लो जहाँ दुगना हो जाए पैसा, है ना? होगी बिल्कुल। ऐसा कितने लोग हैं, कितने टाइम में चाहते हो कि मेरा पैसा दुगना हो जाए? अगर आपके 1000 रुपये, कब तक आप चाहते हो 2000 रुपये हो जाए मेरे? 21 दिन में, 1 घंटे में, 21 दिन में, 1 दिन आए तो सी पहले 1000 रुपये तो होगा यार, 1000 रुपये तो कहीं ना कहीं तो होगा। मैं तो 1000 इसलिए बोला, मैंने कौन सा 1 लाख बोला तुम्हें? 12 साल, 12 साल, इतनी ऊंची सोच, इतनी लंबी सोच। 10 मिनट, 6 महीने में, अभी के अभी। ठीक है, ये भी अच्छी बात है, अभी हो जाए 1 सेकेंड में। बड़े आलसी लोग हो यार, पैसा डबल करना है तुम्हें। हाँ, पढ़ने के नाम पे तुम्हें कह दूं कि डबल पढ़ लो, वो नहीं पढ़ना तुमने। डबल क्लास ले लो, वो नहीं करनी तुम्हें। पैसा तुम्हें डबल करना है। तुम्हें उसमें तुम्हारी वाट लग जाती है तुम्हारी उसमें। वाट तो मेरी भी लगी हुई है। तुम्हारी तो क्या, मेरे से नहीं पढ़ाया जा रहा। सो यहाँ पर क्या है, फिक्स डिपॉजिट। नहीं नहीं, पढ़ा देंगे यार, ऐसा क्या है ना? आज सुबह 6 बजे क्लास में कौन कौन था? किसी वक्त किसी मूवमेंट पे लगा मैं नींद में था? नहीं पता लगा, बढ़िया बात
अच्छी बात है, नहीं बदल। एनर्जी पूरी थी ना। तो सुबह नींद में पढ़ाई है तुम्हें क्लास, देखो मैं नींद में इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ, तो जागते हो कैसे पढ़ाता हूँ। अभी आपको नींद, चैट ऑफ करता हूँ 5 मिनट, तुम ना क्लास स्टार्ट नहीं है तो एक बार तुमसे मजाक मजाक शुरू हो जाता है ना, तुम लोग ना फिर उसमें घुस जाते हो। सीरियस बच्चा फिर भाग जाता है मेरी क्लास में, सर पढ़ाते तो है नहीं सर, ऐसे टाइम पास करते हैं। अच्छा, फिक्स डिपॉजिट, सीरियस नोट। देखो बच्चा, क्या होता है फिक्स डिपॉजिट? एक ऐसा अकाउंट होता है जिसमें आपके पास एक इकट्ठा पैसा होता है और वो यहाँ पर आप बैंक में जमा कराते हो। अभी करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट में क्या था कि आप थोड़ा थोड़ा पैसा जब आपके पास आ गया आपने जमा करा दिया, आपको पैसा चाहिए आपने निकलवा लिया, इस तरह से काम चलता है। फिक्स डिपॉजिट में ऐसा नहीं होता। फिक्स डिपॉजिट में आप इकट्ठा पैसा एक बार में बैंक में जमा करा देते हो, और वो जमा कराते हो कुछ टाइम के लिए, कुछ फिक्स पीरियड के लिए। ठीक है, कुछ समय के लिए, कुछ फिक्स पीरियड के लिए आप बैंक में यहाँ पर पैसा जमा कराते हो। दैट इज दी फिक्स डिपॉजिट, इसीलिए इसका नाम फिक्स्ड है। फिक्स्ड मतलब एक पैसा, इकट्ठा पैसा, मतलब एक फिक्स्ड अमाउंट और एक फिक्स टेन्योर। तो यहां पर दो शब्द, फिक्स्ड से यहां पर दो शब्द निकलते हैं। एक तो टेन्योर निकलता है, टेन्योर का मतलब टाइम, और दूसरा फिक्स से निकलता है अमाउंट। अमाउंट भी फिक्स होती है और टाइम भी फिक्स होता है फ्रॉम वेरी फर्स्ट डे। फिक्स डिपॉजिट के ऊपर जो है वो होता है टाइम डिपॉजिट। बेसिकली जैसे हमने डिमांड डिपॉजिट पढ़ा था ना, वैसे ही दूसरा होता है टाइम डिपॉजिट। टाइम डिपॉजिट मतलब समय, टाइम समय, है ना। और एक पर्टिकुलर समय के लिए आप जो भी डिपॉजिट कराते हो, एक पर्टिकुलर समय के लिए, समय पीरियड के लिए, उसको हम टाइम डिपॉजिट कहते हैं, जिसमें पहला फिक्स डिपॉजिट होता है, दूसरा रेकरिंग डिपॉजिट होता है। अभी फिलहाल मैं फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा हूं, जिसमें आप एक फिक्स अमाउंट कुछ टेन्योर के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए जमा करवा देते हो। और ये अमाउंट कितनी हो सकती है? कितनी भी हो सकती है, कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि अमाउंट सर 100 रुपए होगी कि 200 रुपए होगी, 500 रुपए होगी कि 5 लाख होगी, 5 करोड़ होगी, कितनी भी हो सकती है। और बैंक इस पे आपको एक पर्टिकुलरली रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बताता है कि इतने टाइम में आप जमा कराओगे पैसा तो आपको इतना ब्याज मिलेगा। बैंक आपको ये चीज कहता है। इसमें मिनिमम जो टाइम पीरियड होता है वो 7 डेज का होता है, मैक्सिमम टाइम पीरियड इसमें 10 साल का होता है। अब मिनिमम 7 दिन, मैक्सिमम आप 10 साल की फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा की फिक्स डिपॉजिट भी हो सकती है, लेकिन वो किस केस में होगी? वो सिर्फ उसने उसी केस में होगी अगर कोर्ट ने किसी तरह का ऐसा डिसीजन दिया है। कोर्ट कहता है कि हाँ ये पर्टिकुलर डिसीजन है, ये माइनर, ये आपका बच्चा छोटा है, इसके मम्मी पापा नहीं है, इसको पैसे भी नहीं मिलेंगे, या ये ऑथराइज नहीं है पैसे लेने के लिए, ऑब्वियसली छोटा बच्चा है, तो इसके नाम से कोई फिक्स डिपॉजिट कर दो, ये जब 18 वर्ष का हो जाएगा तब फिक्स डिपॉजिट अपने अकाउंट से निकलवा लेगा और अपने अकॉर्डिंग उसको इस्तेमाल करेगा। सॉरी, ठीक है। सो यहां पर आपका ये, तब ये पीरियड जो है वो 18 वर्ष तक जा सकता है, क्योंकि 18 वर्ष एक आयु है माइनर मेजर की। एक व्यक्ति जो है माइनर से मेजर हो जाता है 18 वर्ष की आयु में, वो एक कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए यहाँ पर एलिजिबल हो जाता है। जैसे हमने आज सुबह की क्लास में माइनर मेजर और कॉन्ट्रैक्ट में वैलिड की बात की थी, तो वो 18 वर्ष अचीव होते ही यहाँ पर वो मेजर हो जाएगा। तो कोर्ट भी यही कहता है कि 18 वर्ष तक हम मैक्सिमम यहाँ पर एक एफडी बना सकते हैं। अगर इनकेस किसी बच्चे की उम्र अभी 2 महीने 3 महीने और ऐसा कुछ जरूरत आन पड़ी, तो कोर्ट उसके नाम से एफडी को बनवा देगा, मतलब जो भी प्रॉपर्टी है कुछ भी है, मतलब एक नॉर्मल सी बात है, कोर्ट केस में ऐसी चीज हो सकती है। मैंने जस्ट एग्जाम्पल दी, इस तरह के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपको सिंपल याद करना है 7 दिन मिनिमम, 10 साल मैक्सिमम, और एक्सेप्शन केसेस, कोर्ट केसेस के केस में 18 साल। इसमें यहां पर जो रहता है, इसमें जो पीरियड रहता है वो मैंने आपको 7 दिन का बताया, और मैक्सिमम पीरियड आपको मैंने 10 साल का बताया। ठीक है, ये हो गया। इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो टाइम टू टाइम यहाँ पर वेरी करता है। ठीक है, अब यहाँ पर जब आपका ये टाइम पीरियड खत्म हो जाता है, जब आपका समय ये वाला खत्म हो जाता है, मान लीजिए आपकी एफडी आपने फिक्स डिपॉजिट की 1 साल की कराई और 1 साल में आपका बाद समय खत्म हो गया, तो उसके बाद क्या होगा? उसके बाद यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं, जिनमें से यहाँ पर पहली चीज ये है कि आपकी जो फिक्स डिपॉजिट है उसका रिन्यूअल हो जाए। रिन्यूअल इन द सेंस, उसका क्या मतलब होता है रिन्यूअल का? उसका मतलब ये होता है फिक्स डिपॉजिट आपने 1 साल की कराई, आपको 6% ब्याज मिल रहा था,
तो जैसे ही 1 साल ओवर हुआ उसके बाद आपने उसकी 1 साल की और फिक्स डिपॉजिट करा दी, आपने उसकी 1 साल की और फिक्स डिपॉजिट करा दिया, ऑटोमेटिकली हो गया वो सेम अमाउंट। यानी कि जब आप फिक्स डिपॉजिट कराते हो तो उसमें ब्याज मिलेगा आपको, और ब्याज जो भी मिलता है वो ब्याज आपको यहां पर फाइनली इकट्ठा होके 1 साल का ब्याज मान लीजिए 6% है, तो 1 लाख पे आपको 6,000 रुपये फॉर एग्जाम्पल, 6,000 से ज्यादा मिलेगा, लेकिन मैं एक मान के चलता हूँ 6,000 रुपये आपको ब्याज मिल जाएगा। तो 6,000 रुपये आपको अगर ब्याज मिल रहा है तो आपको 1 साल में पैसा कितना मिला है? 1,06,000 रुपये वापस मिल रहा है, 1,06,000 रुपये। लेकिन आपने क्या बैंक को इंस्ट्रक्शन दे दी थी पहले दिन ही जब आप फिक्स डिपॉजिट कराने गए थे कि जैसे ही मेरा ये टेन्योर खत्म हो जाए तो मेरी एफडी को ऑटो रिन्यूअल कर देना। ऑटो रिन्यूअल मतलब 1 साल के लिए फर्दर और एक्सटेंड हो जाए मेरा फिक्स डिपॉजिट, मेरा फिक्स डिपॉजिट 1 साल के लिए फर्दर एक्सटेंड और हो जाए। ये मेरा यहां पर आपका एक, हम उसको कंसेंट दे देते हैं, हम उसको बैंक को बोल देते हैं, रिटर्न में जो भी फॉर्म होता है उस पर लिख देते हैं, जिसको हम कहते हैं ऑटो रिन्यूअल, कि आपकी एफडी फिर से 1 साल की जिस टाइम के लिए पहले कराई थी वही हो जाए। और उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा? उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट उस दिन का होगा जिस दिन वो 1 साल मैच्योर हुआ था, उस दिन से वो रिन्यूअल हुआ, उस दिन जो भी बैंक का रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा वही लगता रहेगा। ठीक है। और इस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो किस तरह से मिलता है? वो मिलता है क्वार्टरली। सेविंग अकाउंट पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे लग रहा था? डेली बेसिस पर। करंट अकाउंट पे चलो लगता है, नहीं लगता दैट इज डिफरेंट थिंग, अगर लगता है तो वो भी डेली बेसिस पे लगता है। और फिक्स डिपॉजिट पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो क्वार्टरली लगता है। क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब क्वार्टर में एक बार। ठीक है, क्वार्टरली लगता है, क्वार्टर में एक बार लगता है यहां पर आपका एक फिक्स डिपॉजिट पे। ओके, फिक्स डिपॉजिट पे आपका क्वार्टर में एक बार, यानी कि वो कैलकुलेशन होता है क्वार्टर कंपाउंडेड। आपने कंपाउंडिंग सीखी होगी आई थिंक, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, तो एक कंसेप्ट होता है ना क्वार्टरली कंपाउंडेड, बस। तो वो क्वार्टरली कंपाउंडेड वाला कंसेप्ट यहाँ पर इस पे लगता है फिक्स डिपॉजिट पे। तो का 3 महीने का ब्याज आया, जो ब्याज आया उसको प्रिंसिपल में जोड़ दिया, फिर 3 महीने का ब्याज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट पे लगा, फिर जोड़ दिया, फिर प्रिंसिपल इंटरेस्ट पे लगा। तो 1 साल बाद यहाँ पर आपको ब्याज यहाँ पर मिल जाएगा। 1 साल बाद आपको ब्याज पे ब्याज मिलकर आपको 1 साल बाद पैसा, अगर आपको रिन्यूअल कराना है तो ऑटो रिन्यूअल हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर एक साल का रिन्यूअल नहीं कराना तो एक और ऑप्शन है, वो ऑप्शन रहता है कि आपके खाते में पैसा ऑटोमेटिकली आ जाए। तो जैसे ही वो खत्म होगा, जैसे ही मैच्योर होगी एफडी, आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली पैसा आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके खाते में पैसा क्रेडिट हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपके खाते में पैसा जमा हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब ऑटोमेटिकली जो पैसा आपके खाते में जमा हो गया, ऑटोमेटिकली आपने पैसे खाते में जमा हो गया, ठीक है, आप उस पैसे को जैसे मर्जी यूज करो। वो पैसा कहाँ जमा होगा? सेविंग खाते में जमा होगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा। एक और कंसेप्ट होता है जिसमें आप पैसे का क्या कर सकते हो, उसमें क्या कर सकते हो, आपका प्रिंसिपल जो आपने जमा कराया था, जो आपने मेन जमा कराया था, वो पैसा रिन्यूअल हो जाए और जो ब्याज आपका बना ना वो आपके सेविंग में ट्रांसफर हो जाए। ये कंसेप्ट भी हो सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट हो गया। एक और कंसेप्ट हो सकता है यहां पर आपका, और वो कंसेप्ट होता है आपका, क्या होता है? वो कंसेप्ट होता है आपका कि आपको जो पैसा है आपको मंथली इनकम के रूप में मिलता है, इंटरेस्ट का पैसा। ये जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट यहां पर नॉर्मली ओल्ड एज के जो लोग हैं वो अडॉप्ट करते हैं। क्यों अडॉप्ट करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, किसी भी एक व्यक्ति की रिटायरमेंट हुई, उसका 50-60 लाख रुपए यहां पर उसकी पेंशन वेंशन पीएफ वीएफ मिलाकर उसको मिला है। आज की डेट में मैं बात करूं, आज की डेट में अगर मैं बात करूं किसी के पास 1 लाख रुपए है, तो 1 लाख पे फॉर एग्जाम्पल उसको 6,000 रुपए ब्याज बनता है साल का। ठीक है, अब मैं मैथ्स की कैलकुलेशन कराऊंगा, देखते हैं कितनी जल्दी कौन कितनी करता है। 1 लाख पे अगर 6,000 पे ब्याज बनता है 1 साल का, तो मुझे बताओ 50 लाख पे यहां पर 1 महीने का कितना ब्याज बनेगा? चार आंसर है, चारों अलग अलग। गजब। गजब, कहां से पढ़ रहे हो तुम लोग मैथ्स? इधर उधर से तो नहीं पढ़ रहे ज्यादा? ये ज्यादा पढ़ ली। बड़े वैरायटी ऑफ आंसर है यार। 30 का मतलब क्या? 30,000, 30 लाख, 30 करोड़, 30 रुपए?
यार इतना वेरिएशन कैसे है आंसर में, आपके क्वेश्चन नहीं समझे, कमाल है यार। हैरानी हो रही है मुझे यार तुम्हारे आंसर सुन के। आप बताओ, मुझे मुझे पता होता तो मैं यहाँ पर करंट अफेयर्स पढ़ा रहा था, मैं मैथ्स पढ़ा रहा होता। मैंने ये पूछा, आराम से तसल्ली से चलो आंसर करो, मैं इतनी देर हल्की सी झपकी भी ले लूंगा, है ना। कि मैंने बोला 1 लाख रुपए पे 1 साल का ब्याज 6,000 रुपये आता है फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे ये बताओ 50 लाख रुपए पे 1 महीने का ब्याज कितना आएगा। ये वो अभी भी सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे तुम आंसर में भाई साहब। ग्रुप एक्सरसाइज जानते हो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ग्रुप एक्सरसाइज क्या होती है? नहीं पता तो बताऊं। ग्रुप एक्सरसाइज में 10 लोग बैठते हैं और 10 लोगों को बैठकर आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना होता है और एक कंक्लूजन पे पहुंचना होता है। तुम लोग तो एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंच रहे। ये भाई कह रहा 25 लाख, 50 लाख पे इसको 25 लाख रुपए महीने का ब्याज मिल रहा है। भाई साहब गजब, 50 लाख रुपए पे तुम्हें 1 महीने का ब्याज 25 लाख रुपए मिल रहा है। ये तो भाई साहब कौन सी मैथ्स पढ़ रहे हो? मैथ्स की क्लासेस लेनी शुरू कर दो भाई साहब, तुम्हारी तो वायरल जाएगी वीडियो। आप नींद ले रहे हैं, हमारी उड़ा दी। उड़ाओ भाई। सिंपल इंटरेस्ट करो, कंपाउंड इंटरेस्ट करो। इसमें भी सोच, इसमें पूछ सोचना पड़ रहा तुम्हें, सिंपल इंटरेस्ट करो कंपाउंड इंटरेस्ट करो। इसमें कहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट कहाँ लग रहा है इसमें? सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट, मैंने सिंपल सा क्वेश्चन पूछा, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आंसर आया। गजब यार भाई साहब, तुम जिससे भी पढ़ रहे हो ना, मैं गजब यार। या तो वो कुछ मुझे ये तो लगता नहीं वो गलत पढ़ा रहे होंगे, तुम लोग ही गलत सीख रहे हो कुछ ना कुछ, है ना। तुम लोग पक्का कुछ ना कुछ गलत सीख रहे हो, वो तो नहीं पढ़ा रहे होंगे गलत, तुम लोग ही कहीं और जी रहे हो दुनिया में। ढंग से सीखो भाई, जाकर क्लास लिया करो। अब मैं क्वेश्चन नहीं बोलूंगा, 5 मिनट और निकाल दी उन्हें, इसने फर्जी क्वेश्चन पे तुम भटके गए हो। अलग नया ही बैच आया, पहली बार ऐसा कोई बैच लगा जिसमें अभी तक आंसर नहीं मिला जिसको। आंसर मुझे क्या पता, मुझे पता तो तुम्हें बता देता, है ना। अब एक और कंसेप्ट है जिसमें मैंने आपको बताया, ठीक है। वो ये कंसेप्ट है कि भाई साहब, कि सिंपल सी बात है कि आपको चाहिए मंथली इनकम। जो बुजुर्ग व्यक्ति होता है वो क्या पेंशन वेंशन उसको आ रही है मान लीजिए, तो क्या करता है 50 लाख रुपए बैंक में जमा करा देगा।
वो एक फिक्स डिपॉजिट करा देगा और बैंक वालों को देगा पर मंथ मेरे खाते में ब्याज का पैसा आ जाना चाहिए। ठीक है, मेरे खाते में ब्याज का पैसा आ जाना चाहिए। ये होता है मंथली इनकम प्लान, मंथली इनकम, मंथली प्लान कह लो, जो भी कह लो। तो ये भी हम इस तरह से भी कर सकते हैं, मंथली प्लान के हिसाब से भी यहाँ पर आपका वो चीज उनको मिल जाएगी। मान लीजिए उनको 25,000 मिलता है, 30,000 मिलता है, जो भी मिलता है, 3 लाख रुपए मिलता है, व्हाट्सएवर उनको मिलता है ना, जितना भी मिलता है, तो उनको पर मंथ उनको मिलता रहेगा। ये भी एक तरह का यहाँ पर प्लान होता है फिक्स डिपॉजिट का। आई होप कि फिक्स डिपॉजिट का अलग अलग तरीके आप समझ गए होंगे कि फिक्स डिपॉजिट के अलग अलग तरीके क्या होते हैं। और कुछ लोग तो भूल ही गए होंगे सर पढ़ाया गया था फिक्स डिपॉजिट, मैथ्स में उलझ गए। ठीक है, ओके, सही बात है ना। एक बार ये पढ़ लो फटाफट। ओके, जो मैंने पढ़ाया वही लिखा हुआ है यहाँ पर। ओके, ये तो हो गया इतनी सी बात। अब हम नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट यार, चलो अगली क्लास में करते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट, है ना। और अभी छुट्टी देते हैं। अभी ना तुम लोगों का दिमाग मुझे लगता है मेरे से ज्यादा दिमाग तुम्हारा घूम चुका है। तुम लोग यार सिंपल सा क्वेश्चन नहीं बता पाए मुझे। 50 लाख पे, मतलब 1 लाख रुपए पे अगर किसी व्यक्ति को 6,000 रुपए का ब्याज मिलता है एनुअली, तो वही व्यक्ति को 50 लाख रुपए पे मंथली कितना ब्याज मिलेगा? शुक्र है कैलकुलेटर निकाल लिए तुम लोगों ने, हैं? अब जाके सुधरे बच्चे यार, तब बता देते। अगर उस टाइम 25,000 बता देते तो मैं शायद क्लास को और ले लेता 5 मिनट। बताया था लेकिन वो नहीं बताया ना सबने, नहीं, कोई कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो मैं किसकी बात सही मानूं? अब आया ना लाइन में, सीक्वेंस में कम से कम 15 लोगों का सीक्वेंस में 25,000 आया, फिर भाई मजा। जिन्होंने बताया था बहुत बढ़िया बात है। चलो थैंक यू सो मच, आज की क्लास यही एंड करता हूँ। मैं उम्मीद थी फिक्स डिपॉजिट आरडी करा दूंगा लेकिन नहीं। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। कल होगी आपको सुबह 6 बजे क्लास, कल शायद एक ही क्लास है, कल 2 क्लासेस तो नहीं है। ये 9 बजे वाली क्लास में आना मत भूलना। ठीक है, 9 बजे वाली क्लास में सबको आना है, रात को बढ़िया से आना, और अपनी कोई भी क्वेरी है तो पूछ लेना मुझसे। 9 बजे ऊपर क्लिक करके, लिंक पे क्लिक करके आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू एंड टेक केयर, बाय बाय। सर एफडी में डाउट्स है तो एफडी के अभी टॉपिक का खत्म किया यार, एफडी में डाउट्स है तो अरे भाई अभी डाउट मैंने टॉपिक कंप्लीट करा दिया, तो बहुत कुछ कराना है एफडी में। सिलेबस डिस्कस कर दो सर, सिलेबस बच्चा मैंने ऑलरेडी इस कोर्स की पहली क्लास में सब डिस्कशन किया हुआ। ठीक है, सब डिस्कशन किया हुआ है, वो आप यहाँ पर अपने लेवल पे देख लीजिएगा, उस क्लास को सब बता रखा है।
एक सेकंड देखो तो सही, आपकी कौन सी क्लास कब शेड्यूल है, मुझे तो याद ही नहीं। कल 6 बजे या फिर परसों 11:30 बजे। ठीक है, ओके, चलो, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, और मिलते हैं फिर कल सुबह 6 बजे।